डॉपलर इफेक्ट। सुनो मेरी बात, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? देखो, डॉपलर इफेक्ट आपने जब भी सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो जो सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है ना, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो मैं बता देता हूं पहले कैसे। जैसे मान लेते हैं, है ना, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लो, डेफिनेशन लिखो लिखो। इफ सोर्स और ऑब्जर्वर, इफ सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर और बोथ मूव with respect to medium, both move with respect to medium, the frequency observed may be different, from the source of from the frequency of the source। जब भी सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर या दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होती है, जब भी सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर या दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होती है तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है ओरिजिनल, वो सुनाई नहीं देती, बल्कि क्या सुनाई देती है? डिफरेंट तरीके से सुनाई देती है ना। This apparent change in frequency is known as Doppler effect. This apparent change in frequency is known as Doppler effect। देखो, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर सायरन लगा रहता है ना, सायरन, और वो बोलता है, तो जब एम्बुलेंस आपके पास आती है तो बहुत तेज आवाज करते हुए आते पी, और जब निकल जाती है तो उसकी साउंड जो है धीरे धीरे होने लगती है। इस प्रभाव को ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। है ना भाई, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे पोर्ट पे देखो एक बार,
मान लिया एम्बुलेंस है और उसके ऊपर सायरन लगा हुआ है, तो जब ये पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर लगा हुआ है, सायरन, तो क्या होगा, इस पे से स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं। ऐसे क्या निकलते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं, है ना। ऐसे करके मान लेते हैं यहां पर इस जगह ये ऐसे चल रही है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। आ गई बात समझ में। तो जब इसमें से साउंड निकलेगी स्पेरिकल वेव फ्रंट, तो साउंड वेव इस तरीके से जाती है ऐसे करके और यहां पहुंचती है। इसे मान लेते ए और इसे मान लेते बी, तो इस तरीके से निकलती हुई साउंड ऐसे करके यहां पहुंचती है। आ गई बात समझ में। इस केस में इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट, और ए एंड बी, ए बी क्या है, ए एंड बी ये क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, और ये भी क्या है बेटा, ऑब्जर्वर। बोलो, दोनों ही क्या है, ऑब्जर्वर है। और ये क्या है, सोर्स, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड। तो ए बी एंड सोर्स आर एट रेस्ट, है ना, सब रेस्ट पे हैं। जैसे आप यहां पे खड़े हो और यहां पे एम्बुलेंस खड़ी है और उसमें से आवाज आ रही है, तो यदि आपको इसने एफ नोट की फ्रीक्वेंसी निकाली, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वो एफ नोट ही पहुंचेगी, और ये इसके पास भी जो पहुंचेगी फ्रीक्वेंसी वो क्या पहुंचेगी, एफ नोट ही पहुंचेगी। आई बात समझ में। ये पहला केस है कि अगर सोर्स, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड साउंड, source of sound and the observer, the frequency emitted by the source is same as the frequency of sound observed by observer। कहने का मतलब, यदि सिस्टम ठीक ठाक है, भाई एम्बुलेंस वहां खड़ी है और आप यहां खड़े हो, तो एम्बुलेंस से जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वही आपको सुनाई देगी, चाहे एम्बुलेंस के आप इधर खड़े हो जाओ, चाहे एम्बुलेंस के आप इधर खड़े हो जाओ। पहला केस लिख लो इसे, A and B source are rest, no change in frequency, no change in frequency, कोई भी चेंज फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा, no change in frequency, no change in frequency। ओके, मान लेते हैं यहां पे इसमें जो साउंड की स्पीड है v है, और वेवलेंथ, वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ कितनी होगी बेटा, ये होगी ना वेवलेंथ लैम्डा। इसमें कुछ टर्म मान लेते हैं, व्हाट इज v, वेयर, व्हाट इज v, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी ऑफ source of sound, frequency of source of sound, what is lambda, is the wavelength of the sound emitted by source, what is t, is the time period, what is t, is the टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट। ये टर्म लिख लो, ये टर्म यूजफुल है इसमें।
हाँ भाई, जब लिख लेना तो बता देना। ठीक है, अब देखो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये तो अलग है। अब मान लिया देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है, सोर्स ऑफ साउंड भी मूव कर सकता है। तो मैं क्या लिख लेता हूं, VO। व्हाट इज दिस? दिस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब हम इसे मूव कराएंगे, हम इसे भी मूव करा सकते हैं, VS। व्हाट इज VS? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये दो टर्म और लिख लो, VO, VS और V। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। कॉपी करो। लिखो, when source is moving and observers are at rest। सोर्स मान लेते हैं मूव करने लगता है, सोर्स मान लेते हैं मूव करने लगता है। तो ये दोनों मान लेते गाड़ी है, ये दोनों तो रेस्ट पे है, दोनों तो रेस्ट पे है। पहले गाड़ी यहां पे थी ऐसे करके, ये अब ये इधर की ओर, ये ऑब्जर्वर ये क्या है, B और A दोनों रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे, और ये इधर मूव करने लगी। या आप ऐसे खड़े हो और एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, तो जब ये मूव करती है आपकी तरफ तो देखो ये इस तरीके से जो वेव फ्रंट होते हैं, इधर देखो ऐसे जो गोलीय वेव फ्रंट होते हैं, गोलीय वेव फ्रंट, वो उनकी शेप इस तरीके से हो जाती है। ऊपर वाला केस तो सोर्स ऑफ साउंड का है, जब कोई भी देयर इज नो रिलेटिव मोशन। लेकिन नीचे वाले केस में ऑब्जर्वर ए की तरफ यदि गाड़ी जाएगी तो वेव फ्रंट ऑब्जर्वर ए की तरफ तो कंप्रेस हो जाएंगे और बी की तरफ क्या है, स्ट्रेच हो जाएंगे। मैं यहां बना देता हूं, जब ये इधर मूव करेगी तो ये जो स्पेरिकल, ये क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये स्पेरिकल वेव फ्रंट ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी। मान लिया सोर्स ऑफ साउंड है तो इधर तो ऐसे हो जाएंगे वेव फ्रंट। आप ऐसे बना लेना, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे करके, थोड़ा इस तरीके से आप बना सकते हो। गाड़ी कहां पे है, गाड़ी यहां पर है, ऐसे करके इसमें से वेव फ्रंट निकल रही। तो ये जो वेव है ये तो यहां कंप्रेस हो जाती है और ये वाली वेव स्ट्रेच हो जाती है। तो ध्यान से देखो, ये कंप्रेस हो जाती है, इधर इसके इधर मूव करो तो ये वाली जो वेवलेंथ है इसकी लैम्डा डैश, और इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा डबल डैश, तो लैम्डा डैश घट जाती है, इस डिक्रीज। और इधर इधर लिख लेंगे, इधर लैम्डा डबल डैश इसकी वेवलेंथ। आपको चित्र मैंने इतना बनाया है, किताब में नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये लैम्डा डबल डैश इज इंक्रीज। बोलो, यदि कोई सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और यदि कोई सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, कितनी स्पीड से, VS से। व्हाट इज VS? स्पीड ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो इसकी लैम्डा डैश घट जाएगी, तो लैम्डा डैश घट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी जो है इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कैसे? V इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है ना। स्पीड ऑफ साउंड तो क्या रहेगी, स्पीड ऑफ साउंड इस केस में
स्पीड ऑफ साउंड v तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मीडियम कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/लैम्डा के। तो जब इधर की ओर चलेगी तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस्ड वेव फ्रंट, कंप्रेस्ड वेव फ्रंट। कंप्रेस होने की वजह से इसकी लैम्डा डैश घट जाती है। तो यहां पर से जो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है जो निकल ली थी, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यहां पे सुनाई देगी, वो कितनी सुनाई देगी बेटा, एफ डैश सुनाई देगी। तो जो एफ डैश होगी वो ग्रेटर देन एफ नॉट होगी। तो इस पे यदि यहां पे तो यदि एफ नॉट निकल ली थी तो यहां पे तो एफ नॉट ही आएगी। लेकिन यदि ये सोर्स इधर की तरफ चलने लगे तो क्या कम हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यदि कोई सोर्स ऑफ साउंड हमारे से दूर जाता है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड। आई बात समझ में। फ्रीक्वेंसी डबल डैश क्या होगी, लेस देन एफ नॉट। यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी चली, एफ नॉट, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी पहुंची, एफ डबल डैश। तो फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश इज लेस देन एफ नॉट, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और यदि कोई सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर वेवलेंथ कम हो जाती है और इधर वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, यही कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको बताया है ना। इसका कोई एक्सप्लेनेशन किताब में इससे बेटर चित्र, बिना चित्र की हेल्प से आप समझ जाओगे, है ना। चित्र समझ जाओगे तो समझ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अंकित समझ में आई बेटा, नहीं? चल कॉपी करो। वेरी गुड। अब देखो, ये तो क्या था, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट। तीसरा केस क्या हो सकता है, यहां पे बनाता हूं मैं, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स क्या है, रेस्ट पे है, एंड ऑब्जर्वर्स आर मूविंग। बताओ कैसे, ये तो रेस्ट पे रहेगा। चलो मान लिया ये सोर्स ऑफ साउंड है, मान लिया ऐसे, ये रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो ये कैसा वेव फ्रंट निकालेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा सीधे सीधे, जब ये रेस्ट पे है, इट इज एट रेस्ट। मान लेते हैं ये जो ऑब्जर्वर है ए, ये इसकी तरफ भाग रहा है। दूसरा, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर बी इससे दूर भाग रहा है। बोलो, या तो जब सोर्स रेस्ट पे होगा, सोर्स रेस्ट पे है, एम्बुलेंस आपके सामने खड़ी है और आप मोटरसाइकिल से एम्बुलेंस की दूर की तरफ जा रहे हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि एम्बुलेंस से आप अपनी मोटरसाइकिल को दूर ले जा रहे हो। तो देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसमें भी क्या थी, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स और ऑब्जर्वर। तो ये बताओ कि क्या इस केस में इस साउंड की वेवलेंथ बदल जाएगी क्या, बताओ जरा, बोलो। वेवलेंथ कांस्टेंट, नहीं आई बात समझे, वेवलेंथ कांस्टेंट, ये लैम्डा, वेवलेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस केस में क्या क्या कांस्टेंट थी, स्पीड ऑफ साउंड, क्या कांस्टेंट थी, स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट थी, ये भी ना स्पीड ऑफ साउंड भी, और वेवलेंथ कम हो रही थी या ज्यादा हो रही थी। इस केस में वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी, लेकिन
जब आप यहां पे खड़े हो तो स्पीड तो ऐसे है, साउंड की स्पीड ऐसे है और आप साउंड की तरफ ही जा रहे हो। साउंड आपकी तरफ आ रही थी आराम से और आप साउंड की तरफ जाने लगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, बढ़ जाएगी। कितनी रहेगी, v प्लस वी नॉट। जबकि इस केस में साउंड ऐसे जा रही थी v से और आप ऐसे और जाने लगे, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिक्रीज। क्लियर है बात? कॉपी करो अभी इतना, मैं लिखाता हूं। हेलो, हाँ हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा 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 अच्छा, साइंस की क्लास कितने बजे टाइम? हाँ बेटा ना, कल को सुबह 7:30 बजे साइंस और मैथ्स भी पढ़ना है ना आपने को, हैं? हेलो बेटा, कल सुबह 7:30 बजे है ना, मैं इसी नंबर पे लिंक भेज दूंगा जूम का, तो आप अटेंड कर लेना, ठीक है? तो इसका नंबर सेव करके इस पे लिंक भेज देना। हाँ भाई, मेरे को बता दो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सागर। ये बताओ, जब सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा है, तो क्या वेवलेंथ बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये बताओ। नहीं बदलेगी सर। क्या बदलेगा? साउंड की रिलेटिव स्पीड बदल जाएगी। और जब आप साउंड की तरफ यानी सोर्स की तरफ जा रहे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, वेरी गुड। बढ़ जाएगी। और जब आप दूर जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। घट जाएगी, वेरी गुड। अब देखो, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, तो बोर्ड पे देखो, लैम्डा तो कांस्टेंट है अब की बार, तो यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पीड के प्रोपोर्शनल। तो यहां से तो साउंड की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ही निकलेगी, लेकिन जब यहां पे पहुंचेगी एफ डैश, तो एफ डैश क्या होगी, इज ग्रेटर देन एफ नॉट। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई, इसलिए अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। जबकि इस केस में जो यहां से तो निकलेगी कौन सी, एफ नॉट, और जब यहां पे पहुंचेगी एफ डबल डैश, तो एफ डबल डैश विल बी लेस देन एफ नॉट। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। मैं इसे लिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है। अंकित, तेरे समझ में आई बात? नहीं आई बात? नहीं आई, ये बात नहीं आई। वेरी गुड, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो और पॉइंट बना के लिखना। हाँ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट। हेलो, और अंकित, अरे भाई साहब नमस्कार, आप बताओ कैसे? अरे यार अपना ईयरफोन हटा ले, तूने लगा रखा है शायद। थोड़े थोड़े तो आ ही गए भाई साहब। अब सही है? हाँ तो सही है। हाँ, इस बार आवाज नहीं आई, हर बार आती है। और नहीं है, लेकिन कैसे बात आ रही है? ठीक है, नहीं लेट लगा। उतना लगा रहे हैं। अरे तुझे थोड़ी आएगी, हमें आएगी, तू तो कर रहा है। अब तो चल ठीक है यार, बता दे फिर। मैं अभी आपको ना हाँ, हटा दिया मैंने। 3-3:30 बजे फोन करता हूँ फिर आप। हाँ, जैसे भी आप कहोगे वैसे करवा देंगे, है ना? सही है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई देखो, पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो। कैसे? तुम ही बताओ, पहला पॉइंट लिखो। मैं चलो लिख देता हूं, नहीं तुम लिखो। पहला पॉइंट लिखो, इफ
ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, लिखो इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, जैसे इस केस में है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट and source of sound is reaching towards observer, source of sound is reaching towards observer, wavelength is decreased, wavelength is decreased, wavelength is decreased, but speed of sound is constant, speed of sound is constant, speed of sound is constant, therefore frequency will increase, therefore frequency will increase, therefore frequency will increase। और यहां पे लिख देना केस नंबर 1 ऐसे करके इस सेंटेंस के बाद, और यहां पे लिख लेना ये केस नंबर 1 ऐसे। इसके बारे में बात बताइए मैंने, देखो चित्र देख लो, चाहे आप चित्र देख लो, जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में आ गया तो बिल्कुल अच्छे से ही समझ में आएगा। केस नंबर 1, इसे लिखेंगे केस नंबर 2, केस नंबर 2। क्या लिखेंगे केस नंबर 2? इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट and source is moving away from the observer, source is moving away from the observer, source is moving away from the observer, moving away from the observer। wavelength is, बताओ अंकित, wavelength is Sir, increase. increase, लिखो wavelength is increased and frequency will Sir, decrease. decrease, but speed remain constant, speed of sound remain constant, लिख लो frequency is decreased but speed of sound remains constant। वेरी गुड, ये हो गया लाइन नंबर 2, नोट नंबर 2। अब लिखेंगे, इसे डाल लेना केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है भाई? केस नंबर 3 बता सकते हो अंकित, जुबैर, मिस्टर जुबैर बता सकते हो बेटा क्या लिखूंगा अंग्रेजी में? सोर्स ऑफ साउंड लिखो 3 में, सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट, केस नंबर 3 में सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग towards source, and observer is moving from towards source। wavelength is, where wavelength
सागर, वेवलेंथ, कांस्टेंट, wavelength will remains constant, wavelength will remains constant, but relative speed of sound, relative speed of sound, relative speed of sound, Ankit, will, सर ये भी कांस्टेंट रहेगी। अबे नहीं, रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड, ये इधर से v आ रही है और इधर से v नॉट है, इंक्रीज। और देखो v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा सेम है तो v इज प्रोपोर्शनल टू एफ, रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज। अबे ये इधर v से साउंड चल रही है और ये इधर खुद भाग रहा है, तो v प्लस v नॉट हो जाती है रिलेटिव स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी विल आल्सो इंक्रीज, relative speed is increased, therefore frequency will also increase. Apparent frequency, कौन सी frequency? Apparent frequency, ये तो f नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, लेकिन इसे जो सुनाई देती है वो इससे ज्यादा सुनाई देगी। लिख लो तो बता देना। सर केस नंबर 4 में क्या लिखूं बताओ? लिखो, इफ सोर्स इज एट रेस्ट, इफ सोर्स इज एट रेस्ट, इफ सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, मूविंग away from the source, moving away from the source। हाँ भाई, wavelength remains, अंकित, सर कांस्टेंट, constant, but relative speed of sound, सर ये तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। देख इधर, पहले तो ये ऐसे आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, अब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? ये तो मान ले बहुत दूर जा रहा है और ये इसके साथ में सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है। वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड इज डिक्रीज्ड, ऐसे लिख लो, relative speed is decreased, therefore apparent frequency will also decrease, therefore apparent frequency will also decrease, apparent frequency will also decrease। बोलो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी समझ में नहीं आई अंकित के? कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है? बोले यस सर। नहीं वो सर मैंने ये सोचा था कि ये ऑब्जेक्ट इसकी ओर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने एक दो चित्र में ही बहुत सारे केस बना दिए, 4। ये इसके पास आ रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी। ये समझ में आती है बात? नहीं जी यस सर। चलो, तो मतलब व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट वो प्रभाव है जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन हो, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए, रिलेटिव मोशन होगा तो सोर्स जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिट करता है वो ऑब्जर्वर के पास नहीं पहुंचती, कुछ और ही पहुंचती है। वो घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है, जैसे मैंने बताया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे पूरी डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बोर्ड पे देखो। फॉर्मूला है जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उसे हम एफ डैश बोलते हैं और ये होती है एफ नॉट। एफ नॉट तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी,
ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस. What is v? Is the speed of sound in air. What is vo? Velocity of observer. What is vs? Velocity of source. बोलो, velocity of source. हो गया सर. सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो. देखो केस 1. अच्छा तुम बताओ केस क्या क्या हो सकते हैं सागर, कैसे कैसे केस हो सकते हैं बताओ. सर एक बार सोर्स को रेस्ट पे रख के ऑब्जर्वर को मूव कराओ. हाँ और फिर ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रख के सोर्स को मूव कराओ. बिल्कुल. और या दोनों को रेस्ट पे या फिर दोनों को मूव कराओ. दोनों को रेस्ट पे रहेंगे तो केस ही खत्म हो गया, यस सर. क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होगी, दोनों चल सकते हैं. टोटल केस बनेंगे 8. देखो देखो इधर देखो. पहला केस, केस 1 मैं बता रहा हूं. मान लिया ये हमारे पास सोर्स है ना, ऐसे सोर्स है और यहां पर ऑब्जर्वर है. ये रहा ऑब्जर्वर. क्लियर है के बाद? ये ऑब्जर्वर है और ये रेस्ट पे है. और तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी हो गई? वीओ तो 0 हो गई. ये इसकी तरफ आ रहा है. ये केस बन, अच्छा चलो ये केस बन जाएगा. बिल्कुल सही बात है. केस 1. केस 2 ये भी हो सकता है कि अभी भी ऑब्जर्वर क्या हो? रेस्ट पे हो. रेस्ट पे हो सकता है ऑब्जर्वर. और ये सोर्स ऑफ साउंड इससे दूर जा सकता है. बोलो जा सकता है नहीं जा सकता है? यस सर. अच्छा तीसरा केस क्या हो सकता है कि मान लिया आपकी बात सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट पे है. ये तो रेस्ट पे है और ये जो ऑब्जर्वर है ये इसकी तरफ वीओ स्पीड से आ रहा है. सही है. फोर्थ केस क्या हो सकता है? फोर्थ केस ये हो सकता है कि ये सोर्स रेस्ट पे है. बोलो. और ऑब्जर्वर इससे दूर जा सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है. नहीं आई बात समझ में? ऐसे ही बनाना है अपने को सारणी के रूप में. अब बोर्ड पे देखो तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी चलेगी? एफ नॉट. तो ये बताओ जब इस पे फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी एफ डैश तो सोर्स इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश एफ नॉट से कम होगी बढ़ेगी? ये बताओ. बढ़ जाएगी. बढ़ेगी. वेरी गुड वेरी गुड. और जब सोर्स इससे दूर जा रहा है तो इस पे जो आने वाली फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश वो कम होगी बढ़ेगी? कम होगी. वेरी गुड. दूसरी बात, यदि रेस्ट पे है तो इससे एफ नोड आ रही है और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी एफ डैश वो बढ़ जाएगी दूर कम हो जाएगी? ये भी बढ़ जाएगी. बढ़. साउंड बंद कर लो. किसका आ रहा है भाई? है ना. ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अच्छा ये बताओ ये तो रेस्ट पे है और ये एफ नोड है, ये एफ डैश है. इस केस में जो एफ डॉस इसके कानों को सुनाई देगी वो कम होगी या बढ़ जाएगी? कम होगी. कम होगी. मैं आपको बता देता हूं
ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जो पिछला चित्र बनाया था वो तो बहुत टफ है, आईआईटी के बच्चों को पढ़ाते हैं अपन, लेकिन तुम्हें भी बता दिया मैंने वो, और समझ में भी आया क्योंकि अपनी ड्राइंग अच्छी है। आपको ये ध्यान रखना है अंकित जुबैर कि यदि सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और सोर्स और ऑब्जर्वर यदि दूर जा रहे हैं किसी भी तरीके से तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसे हिंदी में लिख लो, यहां पे दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी रफ में लिख लो भाई, घट जाएगी, और यदि पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बस ये 2-3 अक्षर आपको लिखने हैं। यदि सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जा रहे हैं तो घटती है, और पास आ रहे हैं तो बढ़ती है। समझ में आई बात? बोर्ड पे देखो, कॉपी कर लो नहीं अभी कॉपी मत करो, समझोगे बस। देखो ये तो रेस्ट पे है और ये इससे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी या बढ़ेगी बताना अंकित? घट जाएगी। वेरी गुड, अच्छा जी। अब ध्यान से सुनो, यहां से निकली एफ नॉट तो एफ डैश कितनी होगी? इस फॉर्मूले से निकलेगी। देखो कैसे, एफ डैश इसमें रखो, जब ये रेस्ट पे है तो वीओ कितनी हो गई? 0। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला, v प्लस माइनस वीओ अपॉन v प्लस माइनस वीएस। इसे तो ऐसे लिखा रहने दो। इस केस के लिए, पहले केस के लिए ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर की तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0, तो एफ नॉट v तो ऊपर बचा, अब यहां बचा v और vs। ये बताओ, तो ये फ्रीक्वेंसी घटनी है, तो यहां पे मैं प्लस लगाऊं यहां पे, या यहां पे माइनस लगाऊं? यहां पे चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा। अबे कैसे आएगा माइनस? एक मिनट, फ्रीक्वेंसी बढ़नी है क्योंकि इसके पास आ रहा है, तो इसे बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अंश और ये हर, तो अंश को हर से ज्यादा होना पड़ेगा, जब तो ये 1 से ज्यादा आएगा, जब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये टेक्निक है अंकित जुबैर। नहीं आई बात समझ में? ये माइनस चिन्ह आएगा यहां पे, ओ तो 0 हो गया, और क्योंकि इसे बढ़ना है, ये पास आ रहा है, बढ़ेगा कब? जब यहां पर माइनस चिन्ह होगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर कम हो जाए। अगर जो मैं यहां प्लस लगा दूं और ये मान लिया 500 है, तो ये क्वांटिटी 500 से कम आएगी या 500 से ज्यादा आएगी बताना? अरे बोलो। सर ज्यादा रहेगी। ज्यादा कैसे आएगी? अबे 1 अपॉन ज्यादा में है, जैसे 1/3 ऐसे। न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये 1 से कम हो जाएगी। फिर नहीं आई बात समझ में? अभी ये आएगा ना ऐसे 300/300 प्लस 200, तो 3/5 हो गया ना ये, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। ये इस तरीके से लिखेंगे तो अभी भी नहीं आया अंकित को समझ में? नहीं सर, आगे सर। हाँ, तो इसे हमें बड़ा करना है, एफ डैश को एफ नॉट से बड़ा करना है, तो ये क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो वी नॉट तो 0 हो गई, अब ये 1 से बड़ी तभी होगी जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। बस ये फॉर्मूला बन गया इसका। दूसरा, इसमें देखो फॉर्मूला तो हमारे पास v प्लस माइनस वीओ है, v प्लस माइनस वीएस होता है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ये तो 0 हो ही गई सही, तो ऊपर तो v बचा और नीचे क्या बचा बेटा? v और vs। अब यहां प्लस लगाना है माइनस लगाना है। अंकित पहले ये बता मेरे को कि ये इससे दूर जा रहा है और ये तो रेस्ट पे है, तो f डैश f नॉट से बड़ी होगी या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी, तो ये कम तभी हो सकती है जब ये वाली क्वांटिटी 1 से कम हो। तो 1 से कम होने के लिए यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर प्लस। प्लस आएगा। अरे बेसिक मैथ है 5वीं क्लास का, ये लो
खत्म कहानी। अब ध्यान देखो, तीसरा केस देखो, जब ये रेस्ट पे है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो v प्लस माइनस वीओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस रहेगा। इसमें सोर्स रेस्ट पे हो गया तो इसे जीरो कर दिया, तो एफ नॉट, नीचे तो v बचा, यहां v और vo। अब देखो पहले ये बताओ, ये तो रेस्ट पे है और ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, तो जब पास आता है तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो होगी बढ़ेगी कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो बढ़ने के लिए ये वाला नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे प्लस आएगा माइनस आएगा? सर प्लस। प्लस आएगा, वेरी गुड। दूसरी बात, इसी तरीके से इसके बराबर में, इसके बराबर में लिख लेना, जो इसकी एफ डैश होगी वो एफ नॉट, ध्यान से लिखता हूं, एफ डैश एफ नॉट v प्लस माइनस वी अपॉन v प्लस माइनस वी एस होगा। रेस्ट पे है सोर्स तो, और ये देखो एफ नॉट v और v अपॉन v, प्लस माइनस का चिन्ह है, ये देखो ये तो रेस्ट पे है, ये इससे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी या कम होगी, बढ़ेगी? सर घटेगी। यहां पे क्या आएगा? सर माइनस। बस हो गया काम, फॉर्मूले बन गए सारे। चार केस तो ये हो गए, चार केस हो रहे हैं, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तेजी से, और बाकी पढ़ाएंगे बेटा कल, सही है ना? बोर्ड पे देखो कैसे दोनों कैसे चलेंगे, कि मान लिया ये सोर्स है हमारा पास, ये रहा सोर्स ऑफ साउंड, और ये चल रहा है वीएस से, और ये है ऑब्जर्वर, और ये भी इधर ही चल रहा है, बोलो। तो जो फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेगा ये कितनी है? एफ नॉट, और यहां पे कितनी आएगी? एफ डैश। तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वी सोर्स, ये फॉर्मूला होता है। अब ये बताओ, देखो यहां लिखूंगा मैं फॉर्मूला दोबारा से, v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स, सही है? बताओ जरा, अब की बार तो कोई सी भी इसमें जीरो नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव की। अंकित आगे भाई, पहला केस कर रहे हैं हम इसमें ना, फोर्थ केस। कैसा? दोनों चल रहे हैं, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो अब हम जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारे पास एफ डैश इस केस में, और वो होगी एफ नॉट वी वीओ अपॉन वी वी एस। बस हमें यहां पे प्लस और माइनस लगाना है। तो देखो क्या रूल क्या था, कि अगर जो पास आएगा, रिलेटिवली पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और यदि दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो बोर्ड पे देखो, आप इसके वी नोट को छोड़ दो, ये देखो क्या ये सोर्स इसके पास आ रहा है ना, तो इस सोर्स की वेलोसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो सोर्स तो यहां पर है, तो सोर्स नहीं, ऐसा देखो तुम, ये देखो पहले, ये देखो, इसे तो छोड़ दो, ये इससे दूर जा रहा है ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है, तो दूर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो यानी कि वीओ का इफेक्ट कैसा आएगा? फ्रीक्वेंसी को घटाने का आएगा। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी कब? बताओ, यहां पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? माइनस लगेगा, क्योंकि दूर जा रहा है ना, वीओ का प्रभाव कम करने का है, तो इसलिए माइनस लगेगा। अब यहां पे देखो पास आ रहा है सोर्स इसके, तो पास सोर्स तब आएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? बढ़ाने का होगा। तो बढ़ाने के लिए यहां बताओ कि फ्रीक्वेंसी एफ डैश बढ़ जाए एफ नॉट से, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस या माइनस? माइनस। माइनस आएगा, वेरी गुड, और इसका भी माइनस आएगा, ये ना, तो ये इस केस में हो जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा ध्यान से देखो, फिफ्थ केस में क्या हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये चल रहा है, अब की बार ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, बोलो। तो फॉर्मूला तो हमारे पास एफ डैश एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वी ऐसे रहेगा, है ना? तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी वीओ अपॉन वी वी एस। बोर्ड पे देखो, पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऑब्जर्वर सोर्स साउंड के पास आ रहा है,
तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को वो पास आने पर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो यहां पे जो साइन कैसा आना चाहिए, प्लस का माइनस का? प्लस। प्लस, प्लस आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो सोर्स भी इसके पास आ रहा है, तो Vs का प्रभाव बढ़ाने का होना चाहिए, तो यहां पे Vs लगाना है अपने को। तो बताओ यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा कि ये एफ डैश एफ नॉट से बड़ी हो? माइनस। यहां माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा। बोलो, ये है बात। पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करना है, करो कॉपी तेजी से। ये तो फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था, ये सेवेंथ केस था और लास्ट का केस है एट। हो गया सर। अच्छा, सेवेंथ में बस मेरे को ये बता देना, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, क्या आएगा? अब तो तुम खुद ही कर सकते हो। और एट्थ में भी मुझे बता देना कि ऊपर प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। हो गया सर। हाँ भाई अंकित, बताओ बेटा ऊपर यहां पे क्या लिखूं, प्लस या माइनस? ऑब्जर्वर बता। प्लस, वेरी गुड, क्योंकि इसके पास जा रहा है ना और ये इससे दूर जा रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? सर माइनस। नहीं, यही तो बात है। देख, ये इससे दूर जा रहा है, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी कब घटेगी? एफ डैश एफ वीएस की वजह से कम होनी चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस आना चाहिए सर। प्लस आना चाहिए ना, जब भी तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसका प्रभाव हाँ कम करने का है और इसका बढ़ाने का है, तो दोनों में प्लस आएगा, ये बात है। अच्छा, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है तो कम होनी चाहिए, कम ये तभी हो सकती है। ये भी इससे दूर जा रहा है तो कम होनी चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा बताओ? सर यहाँ भी यार माइनस ही आएगा। देख ले ढंग से। सर प्लस आएगा सर, कम प्लस नहीं है सर ये तो। हाँ कम होगा ना, डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कम होगा। तो ये है, कर लो कॉपी तेजी से। मतलब हो ही गया, अब तो बस समझ में आ गया ये डॉपलर इफेक्ट, यही
आपको इसमें इतना ही समझना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। सवाल और है बस, है ना, मैं सवाल और करा देता हूं इसके। अच्छा, बस आपको इसमें कभी कभी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जर्वर ऊपर है या पीछे नीचे है। तो ये लिख लेना एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस ओ वी प्लस माइनस वी एस। ओ फॉर ऑफिसर और एस फॉर सर्वेंट। सही है क्या बात? सर्वेंट। ओ फॉर ऑफिसर, ऑफिसर हमेशा सर्वेंट के ऊपर बैठता है। सही है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। वीओ ऊपर आएगा और वीएस नीचे आएगा। ऑफिसर यानी ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर आती है और सर्वेंट की स्पीड नीचे आती है, यानी सोर्स की स्पीड। तो इसे याद रखने का तरीका यही है, नहीं तो थोड़े दिन बाद भूल जाओगे कि ओ ऊपर था या ओ नीचे था। सही है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सोर्स ऑफ साउंड है और ये फ्रीक्वेंसी जो इमिट कर रहा है वो 100 हर्ट्ज इमिट कर रहा है। सही है, ये है स्पीड जो है, स्पीड साउंड की एयर में कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जर्वर है यहां पे, है ना। एक ये क्या है? दीवार है। क्या है ये? दीवार, ऐसे वॉल। और यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है। क्या बैठा है यहां पे? ऑब्जर्वर 1, है ना। तो व्हाट इज द, ये स्पीड है, ये स्पीड कार है 83 मीटर पर सेकंड से चली आ रही है। ये वॉल है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी heard by observer? What is the frequency heard by observer 1 sitting on wall? बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की 300 हर्ट्ज है। एक एम्बुलेंस जा रही है ऑब्जर्वर की ओर, तो उसे कितनी फ्रीक्वेंसी वो सुनाई देगी, ये बताना है अपने को। कितनी आएंगे बताओ? फॉर्मूला देखो, हाँ, जो फॉर्मूला लगाएंगे हम वो लगाएंगे इसमें एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस ऑफिसर वी प्लस माइनस सर्वेंट। तो इसमें ऑफिसर यानी ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है ना, ये तो रेस्ट पे ही है। फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितनी है? 100 हर्ट्ज। और v अपॉन वी एस ही आएगा। अब देखो ये जो सोर्स है, ये तो सोर्स है, सोर्स इसके पास आ रहा है, अंके इसके पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलते हैं? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि पास आ रहा है तो बढ़ेगी। तो यहां पे क्या लगाऊं? माइनस। सो v 332, ये तो 332 है, ये भी 332 माइनस 83, तो 100 इंटू 332 बटे कितनी हो जाएगी, कुछ पता है? 332 बटे 83, 12 में से 3 गया 9, और 12 में से 8 के बटे 4, है ना, और 2 294 249, ये 3 और 4 से कट जाएगा, है ना, 83। 8 दूनी 16 और 6 6 6 2 वहां से 32 और 33, हाँ, तो 400 बटे 3 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब डैश नहीं आई बात समझ में?
दिस इज द फ्रीक्वेंसी चलो भाई देखो इधर बोर्ड पे देखो, कर लिया भाई क्वेश्चन? यस सर। बोर्ड पे देखो इधर, ऐसे है कि क्वेश्चन यही रहेगा, मान लिया अब एक ऑब्जर्वर टू ऐसे भाग रहा है और इसकी स्पीड 166 मीटर पर सेकेंड है। कार तो ऐसे भाग रही है और ये ऐसे भाग रहा है। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, जब ये ऑब्जर्वर टू होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, अब ऑब्जर्वर टू होगा तो ये दो साउंड सुनेगा। कौन कौन सी साउंड सुनेगा सागर? एक तो डायरेक्ट ये यहां से आ रही होगी, ऐसे यहां से आ रही होगी ना। ऑब्जर्वर बड़ा बना दो क्या? ऑब्जर्वर बड़ा बना देते हैं, ये रहा ऑब्जर्वर, थोड़ा बड़ा बना दिया। ये O2 है और ये 166 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। बोर्ड पे देखो, तो ये फ्रीक्वेंसी तो F0 इधर से भी निकालेगा, F0 इधर से भी निकालेगा। बोलो, तो एक तो ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनेगा इधर की तरफ से, और एक ये फ्रीक्वेंसी यहां पे जाएगी और टकरा करके वापस इसे आएगी। तो दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसे। आगे बात समझ में? एक तो ये डायरेक्ट साउंड की और एक ये टकरा करके यहां से सुनाई देगी। तो आपको ये बताना है कि, मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा टफ सवाल हो जाएगा आपके लिए अभी, तो अभी तो इसे एज इट इज रहने दो, तुम शीट का सवाल निकाल दो, तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। अभी इसे यहीं पे रोकते हैं, तुम शीट का सवाल निकालो, नहीं तो कभी पता लगे तुम्हें समझ में ही नहीं आया। कराएंगे लेकिन नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, इसे लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये शीट निकाल लो, 214 पेज नंबर 216 पर एग्जाम्पल नंबर 43। ये बताओ, एग्जाम्पल नंबर 43 पेज नंबर 216 निकालो बेटा। ये सही है? नहीं मतलब पहले छोटा कर लेते ना सवाल, बड़ा में एक साथ ही बड़ा करने से क्या फायदा। टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्रॉस ईच अदर व्हाइल वन ऑफ देम इज व्हिstling if the frequency of the node is 2.22 kilohertz, find the apparent frequency as heard by an observer in the other train। बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो, ऐसे दो ट्रेन है, ये स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है। इसके यहां भी सायरन लगा हुआ है ऐसे, और इसके यहां भी सायरन लगा हुआ है ऐसे। ये v1 से जा रही है, v2 से जा रही है ऐसे, और दोनों में से फ्रीक्वेंसी कितनी निकलनी है बेटा? F0 ही निकल ली है। और F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.2 किलोहर्ट्ज, और इसमें भी F0 की वैल्यू, ये F0 है और यहां लिख लेता हूं F0 की वैल्यू 2.2 किलोहर्ट्ज दे रखी है। ये आई बात। और स्पीड जो दे रखी है, वेलोसिटी v1 और v2 वो है 126 किलोमीटर पर आवर। तो 126 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा करके, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 6 और 3 × 7 21, 5 × 7 35 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा स्पीड। अब ये बता रहे हैं फाइंड द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर इन द अदर ट्रेन।
क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और करो। हाँ भाई, समझ में आई बात? देखो यहां पे ऑब्जर्वर 1 इसमें ऐसे बैठा देते हैं। ये क्या है बेटा? ऑब्जर्वर 1 जो ट्रेन पे बैठा है। यहां पे बैठा देते हैं इसके ऑब्जर्वर 2 जो ट्रेन 2 पे बैठा है। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं ये मान लूं कि ये तो सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो बोर्ड पे देखो, ऑब्जर्वर अंकित बोर्ड पे देख, ऑब्जर्वर की स्पीड इधर है और सोर्स की स्पीड भी इधर ही है। ये भी ना कितनी? vs इधर ही है। बोलो तो ये अगर जो ये फ्रीक्वेंसी f नॉट निकालेगा, ये फ्रीक्वेंसी कितनी निकालेगा? f नॉट। तो ये इसे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बताओ? f डैश इक्वल टू f नॉट v ऑफिसर अपॉन सर्वेंट। बताओ बेटा ऊपर क्या आएगा? ऊपर प्लस या माइनस? प्लस। और नीचे? सर नीचे सर ये प्लस आएगा। देख ले ढंग से, ऊपर का छोड़ेगी तो ये सर माइनस आएगा। माइनस आएगा, सही है ना? v क्या होती है? स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वो दे रखी होगी इसमें, कितनी दे रखी है? 335 दे रखी है ना? ए पार्ट में क्या करना है? बिफोर द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, ये तो ए पार्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो एफ नोड है 2.2 किलोहर्ट्ज और ये हो जाएगा 335 प्लस दोनों की स्पीड कितनी है बेटा? 35 है और अपॉन 335 माइनस 35। बोलो जरा आंसर तो तुम निकाल ही लोगे। ये बात समझ में आई नहीं अंकित? जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दो पार्ट दिए हुए इसमें ए और बी, कैलकुलेट कर सकते है ना? इसे मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कराएंगे इसे भी। सही है? अच्छा बी पार्ट जब इसे कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। अब ये देखो बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट पढ़ लो इसका। आफ्टर द ट्रेन हैव क्रॉस्ड ईच अदर, वो इधर चली गई, ये इधर चली गई। इसका मतलब ये तो इधर जा रही होगी, O2 तो यहां पर है और ऑब्जर्वर 2, और ये ट्रेन यहां चली गई बोलो V1 से, और ऑब्जर्वर 1 यहां पे है ना 1, और यहां पे साउंड ऑफ सोर्स तो है ही, हॉर्न तो है ही, यहां पे भी साउंड ऑफ सोर्स है ही। अब ये दोनों दूसरे जा रहे हैं। देखो जो ये फ्रीक्वेंसी आती है इसमें से देख के लिख देता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है भाई? 2738 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, यानी बढ़ गई। पहले कितनी फ्रीक्वेंसी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी इसकी 2220 हर्ट्ज, लेकिन जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो गई? 2738 हर्ट्ज, है ना? 2738 हर्ट्ज। अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब इसमें किसी को भी सोर्स मान लो और किसी को भी ऑब्जर्वर मान लो। मान लिया इसे ऑब्जर्वर मान लेता हूं मैं, इसे ऑब्जर्वर मान लेता हूं। तो ऑब्जर्वर तो ऐसे जा रहा है और इसे मान लेता हूं मैं सोर्स ऐसे जा रहा है Vs से, और यहां पे क्या लगा हुआ है? इसके सायरन, और ये फ्रीक्वेंसी एफ नोड है। तो इस पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ डैश, वो एफ नोड तो नहीं होने की, एफ नोड से डिफरेंट होगी। कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस ऑफिसर अपॉन वी प्लस माइनस सर्वेंट। अब बोर्ड पे देखो, v अपॉन वी नॉट अपॉन वी एस। टफ बात यह है इसमें कि दोनों ही चल रही हैं, तो कोई सी तो जीरो नहीं होगी। ऊपर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर की वजह से फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, तो यहां प्लस आएगा माइनस? माइनस।
सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इसकी वजह से भी घटनी चाहिए, तो यहां प्लस आएगा माइनस प्लस, ये बात है। और वैल्यू दे रखी है अपने को, तो कितनी होगी 2.22 किलो हर्ट्ज, 335 माइनस 35 अपॉन 335 प्लस 35 से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आएगा 1800 हर्ट्ज, 1800 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ये है बात। अच्छा, कॉफी करो। ठीक है, बोर्ड पे देखो, एक इसमें बीट का कॉन्सेप्ट होता है। देखो मेरी बात सुनो, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बीट्स के कॉन्सेप्ट में, है ना। मैं बता देता हूँ बीट्स कॉन्सेप्ट, तो मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, लेकिन सवाल करने के लिए मैं आपको बीट्स बता देता हूँ, बीट्स क्या होती है ना, क्योंकि कई सारे सवाल होंगे उससे। ध्यान से देखो, मान लिया ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड, बीट्स। ध्यान से सुनना सागर, पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन हम सारे सवाल और समझ लेंगे सही से। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ नॉट, मान लिया कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी 235 हर्ट्ज। एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 237 हर्ट्ज, सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी है F1, इसकी फ्रीक्वेंसी है F2, 237 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1 235 हर्ट्ज। तो जो इसके अंदर बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बीट्स फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 माइनस F1 होगा, बस। दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर ही बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 235 37 माइनस 235 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ये है ना। ये ट्यूनिंग फोर्क हो चाहे कोई स्पीकर हो, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी में यदि छोटा सा अंतर है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा उन दोनों फ्रीक्वेंसी के अंतर के बराबर होती है। ये बात ध्यान रख लो आप बस। बीट्स में, इससे ज्यादा बीट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर निकाल दोगे तो बीट्स फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। समझा मैं दूंगा बाद में, और बाकी इसमें जो कहानी है ये है बात। अच्छा, ये हो गया। और क्या करें भाई हम, इससे ऊपर एग्जाम्पल नंबर 42 है, 42 एग्जाम्पल नंबर 42 करो भाई, एग्जाम्पल नंबर 42। देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया भैया, कॉपी कर लिया अंकित? यस सर। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है F1 माइनस F2। हाई फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लिया सोनार सिस्टम होता है, या मान लिया रडार वगैरह काम करते हैं, वो पता है कैसे काम करते हैं? ध्यान से देखो, जैसे कि मान लिया ये हमारा एरोप्लेन है या सबमरीन है, जैसे मान लिया सबमरीन कैसे बनाओ, सबमरीन ऐसे बना देते हैं, चलो, है ना, ये इंडिया की सबमरीन है मान लिया, ये ऐसे, तो पानी के अंदर चलती है। इसके ऊपर क्या लगा रहता है? एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगा रहता है, ये पानी में चल रही होती है ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा, इसकी स्पीड vs है,
ये क्या करती है, सबमरीन के ऊपर जो सोनार, इसे क्या बोलते हैं, सोनार सिस्टम बोलते हैं, सोनार बोलते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो ये एफ नोट की फ्रीक्वेंसी की वेव पल्स निकालती है। तो जो दूसरी सबमरीन है यहाँ पर, है ना, मान लिया दूसरे देश की है ना, तो ये क्या करती है, ये फ्रीक्वेंसी जो जाती है, मान लिया यहाँ पर है कुछ भी बड़ी चीज आ गई इसके, केवल ये सबमरीन नहीं आई, कुछ भी इसके बड़ी चीज इसके आ गई, तो यहाँ पे ये जो वेव है, ये वाली वेव इससे टकराती है, और यहां पर ही एक इसका, ये तो हो गया ट्रांसमीटर, ये क्या करता है, ट्रांसमीटर, और एक यहाँ पे क्या लगा रहता है, ये रिसीवर लगता है। जब ये टकरा के इस पे वापस आती है, ऐसे करती है, ये सिस्टम होता है। ये पल्स भेजती है और पल्स वापस आती है, रिसीव करती है। जो हमारा वो चमगादड़ होता है ना, जिसे इंग्लिश में बैट बोलते हैं, तो देखते होंगे कि अंधेरे में जो चमगादड़ होते हैं वो क्या कहते हैं, वो किसी से कभी भी टकराते नहीं, जैसे तुम्हारे पास आएंगे वो मुड़ मुड़ जाते हैं। अंकित, ध्यान देखा है तूने? नहीं, यस सर, होता है बिल्कुल। फिर चमगादड़ घूमते नहीं रहते रात में जंगलों में? पहले तो यहाँ हमारी कॉलोनी में भी रहते थे, अब तो चमगादड़ सब जंगल वंगल खत्म हो गए, तो है ही नहीं, दिखते नहीं है। गाँव में तो अभी भी दिखते होंगे। चमगादड़ कभी किसी से टकराता नहीं है ना। चमगादड़ भी क्या करता है, चमगादड़ के अंदर इस तरीके से वो क्या है, अपने फ्रीक्वेंसीज इमिट करता है ना, कुछ साउंड वेव, जो भी फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। और सामने मान लिया दीवार है, ऐसे दीवार, तो ये चमगादड़ है मान लिया, और ये फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, बहुत तेज स्पीड होती है इसकी, दीवार से टकराता है, और दीवार से टकरा करके उसे ये रिसीव करता रहता है। तो उसे पता लग जाता है कि कितनी दूर पर, और वो कैलकुलेशन कर लेता है। ऐसी सोनार सिस्टम में होता है, ऐसी चमगादड़ का सिस्टम है। ये मैनमेड है, ये भगवान ने बनाया है। तो वो ये पता लगा लेता है कि डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसमें भी ये डिस्टेंस वगैरह वगैरह पता लगा लेते हैं। हमें यहाँ डिस्टेंस पता करने का क्वेश्चन नहीं आता है ना, वो इंजीनियरिंग में आता है। हमें तो ये पता करना है कि यदि इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी छोड़ी और कोई ऑब्जर्वर, कोई दूसरी सबमरीन वी नॉट स्पीड से आ रही है, तो यहां पर आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इससे टकरा करके। समझ में आई बात? तो अब क्वेश्चन पढ़ लो आप, अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो। ए सोनार सिस्टम, एग्जांपल नंबर 42, फिक्स्ड इन ए सबमरीन ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज। मान लिया ये हमारे पास एक सिस्टम है और ये फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज की निकाल रहा है। एन एनिमी सबमरीन मूव टुवर्ड्स सोनार विद स्पीड। मान लीजिए सोनार है और एक एनिमी का शिप आ रहा है, ऐसे करके ये आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। कितनी स्पीड से? 360 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है ना। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड बाय सबमरीन? बोर्ड पे देखो, इधर यहां देखो भाई, मान लेते हैं आप यहां ऑब्जर्वर हो, ये ऑब्जर्वर है, सही है, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर। तो क्या इसमें ऑब्जर्वर, जैसे आप यहां बैठे हो और एक सोर्स ऑफ साउंड आ रहा है आपके पास, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है, एफ नॉट, तो इसे कितनी सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, बता सकते हो भाई? यहां पर जब पहुंचेगी एफ डैश सुनाई देगी, तो बताओ एफ डैश कितनी होगी, बताना। यहां पे निकाल लेता हूं मैं एफ डैश, इधर ही निकालना, इसके नीचे एक और चित्र बनेगा, क्योंकि एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी ओ अपॉन वी एस। बताओ बेटा, ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है, सोर्स, ये तो सोनार है, सोर्स भी इधर जा रहा है, तो हमें निकालना क्या है इसमें? हाँ भाई, सोर्स की स्पीड दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर में स्पीड दे रखी है कितनी? v इज इक्वल टू 1450 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, ये 360 को मैं कन्वर्ट कर लूं क्या मीटर पर सेकेंड में? चलो वो तो बात की बात है, कितने में करते हैं, नहीं 360, अरे बोर्ड पे देखना इधर,
360 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, तो आगे 100 मीटर पर सेकेंड। बोर्ड पे देखो, इसे क्या मैं 100 मीटर पर सेकेंड लिख दूं भाई? अंकित, सागर, देखो ये तो सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इसके पास आ रहा है। सोर्स ने छोड़ी 40 हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज, तो क्या इसे 40 किलो हर्ट्ज सुनाई देगी या ज्यादा सुनाई देगी? सर ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पे प्लस आएगा, ऑब्जर्वर यानी एनिमी की सबमरीन इसके पास जा रही है, सोर्स के पास, तो यहाँ प्लस आएगा माइनस? प्लस। और सोर्स की सबमरीन, सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, पास आता है तो बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए माइनस। माइनस। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4000 हर्ट्ज, ऐसे 40 किलो हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी थी वाटर में 450, ऑब्जर्वर की कितनी थी? 100। ये तो हमें पता ही नहीं क्योंकि ये उसने क्वेश्चन में दी नहीं, तो ये आगे देखो एफ डैश, ये आ गई, इसे यहीं छोड़ दो। ए 40 किलो हर्ट्ज 4000, 40,000 इंटू ये आ जाएगी 1550 डिवाइडेड बाय v माइनस वीएस, इतना लिख दो आप अभी। अब देखो ध्यान से, अब ये जो वेव जाएगी यहां से टकराएगी, अब ये वेव ऐसा करेगी कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आई है एफ डैश, यहां से चली थी एफ नॉट, पहुंची यहां पे एफ डैश, तो यही फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इससे रिफ्लेक्ट होगी। बोलो, अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पे क्या लगा रहता है? यहां पे डिटेक्टर लगा रहता है, तो डिटेक्टर की जगह जैसा क्या है, मतलब यहां पे ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर कितने स्पीड से चल रहा है? वीएस से। चलो मैं इसे V1 मान लेता हूं, है ना, तो यहां पे क्या जाएगा? V1 आ जाएगा, सही है। सोर्स को V1 मान लेता हूं। अब देखो यहां पे, अब ये जो काम करता है, ये सबमरीन अब सोर्स की तरह वर्क करने लगता है, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आती है ना साउंड, तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व सोर्स की वो हो जाएगी एफ डैश। तो यहां पर जब ये फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी तो ये वैल्यू हो जाती है बेटा एफ डबल डैश। कितनी हो जाती है ये? एफ डबल डैश। तो बोर्ड पे देखो, एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश, मैं इसे यहां पर एफ नॉट ही लिखता हूं, बाद में लिख देंगे कैलकुलेशन करके। एफ डैश V और O और V और VS। अब की बार ये तो हो जाएगा सोर्स, ये क्या हो जाएगा? सोर्स, और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो बताओ, रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ डैश तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, तो एफ डैश है तो एफ डबल डैश आएगी। तो क्या एफ डैश और एफ डबल डैश में कौन सी बड़ी होगी बताओ? एफ डबल डैश। अबे ये तो अब फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, ये भी पास आ रहा है, ये भी पास आ रहा है, है ना। तो ये जो सोर्स है, अब यहां पे बताओ, ये जो स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी थी? v1। तो यहां बताओ, अब की बार ये हो जाएगा ऑब्जर्वर, और ये हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो बताओ, यहां पर ऑब्जर्वर इसके पास जा रहा है सोर्स के, तो स्पीड बढ़ेगी, तो यहां पे कितना आएगा? प्लस। और सोर्स भी इसके पास जा रहा है, तो इसकी भी जैसे बढ़ेगी, और यहां आएगा माइनस। बोलो, तो ये हो जाएगा एफ डैश V प्लस V अपॉन V माइनस V1 माइनस। ये क्लियर है बात? थोड़ा सा मैं इसे चेंज करूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि बाद में कर सकते हो आप। देखो कैसे, ये तो एफ नॉट थी, V प्लस V अपॉन V माइनस VS, सोर्स अब की बार ये था, तो ये V1, और ये हो गई एफ डैश, और ये एफ डबल डैश। तो आंसर कितना है हमारा? एफ डबल डैश। एफ डबल डैश इज इक्वल टू, एफ डैश की जगह क्या रखेंगे?
एफ डैश की जगह एफ नॉट वी प्लस वीओ अपॉन वी माइनस वी वन इंटू ये वाला एक्सप्रेशन वी प्लस, एक मिनट, ऑब्जर्वर जो है अब की बार v1 हो जाएगा और सोर्स की स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100। सोर्स की स्पीड कितनी हो जाएगी 100, और यहां पे मैं 100 लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा v माइनस 100 और v प्लस, नहीं, ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जर्वर कितनी है, ऑब्जर्वर की स्पीड है v1, v प्लस v1 अपॉन, मैंने क्या कर दिया, ऑब्जर्वर की स्पीड आएगी 100 और ये आएगा v1, और ये आएगा v1 और नीचे आएगा v प्लस vo, v1 और v सोर्स की वैल्यू है 100, तो v प्लस v1 अपॉन v माइनस 100 और v प्लस 100 अपॉन v माइनस v1। गड़बड़ तो नहीं आ रही कुछ? देखें आंसर कितना है। क्वेश्चन क्या था? मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी यार इसमें, एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा मैं काफी, सुनो एक मिनट, इसे दोबारा करते हैं, मैं दोबारा से बताता हूं इसे रुक जाओ अभी एक मिनट, पता नहीं क्या सिस्टम हो गया इसमें स्पीड कितनी दे रखी है, इसकी पहले, हाँ नहीं वैल्यू नहीं रखनी है, वैल्यू रख के गंदा बनेगा। मैं बता देता हूं, इस सोनार सिस्टम फिक्स्ड सप्लिन ऑपरेट, इसकी स्पीड दे रखी है, इधर वाली की स्पीड दे रखी है और ये दे रखी है, तो इसमें कटना चाहिए था ना कुछ, अपरेंट फ्रीक्वेंसी v माइनस vs। चलो छोड़ो जो भी है, मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं इसे, क्वेश्चन को करना कैसे है। मान लेते हैं बोर्ड पे देखो, एक ये सोनार है, चलो इसमें कार मान लो आप, इसमें फ्रीक्वेंसी f नोड है, ऐसे मान लो, और इसकी स्पीड है v1, आप इसे ऐसे समझो, आप कर लेना जैसे भी दे रखा है। बोर्ड पे देखो यहाँ पे एक यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ये वही क्वेश्चन है जो मैं पहले करा रहा था एक्चुअली, और ये स्पीड v2 से चल रहा है, मान लिए चल रहा है, v2 से चल रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी जब यहां पे पहुंचेगी तो ये f डैश जो होगी, बेटा f डैश बता सकते हो कितनी होगी? ये तो सोर्स की तरह काम करेगा, ये ऑब्जर्वर, तो जब यहां पे पहली बार f डैश आएगा तो f नॉट v vo अपॉन v माइनस vs ऐसे आएगा। बेटा अब की बार ऑब्जर्वर क्या है? ये है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? v2 होगी। सोर्स क्या है? ये है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? v1। तो टोटल फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको। दूसरी बात, ऑब्जर्वर इसके पास जा रहा है तो यहां पे प्लस आएगा, और सोर्स इसके भी पास आ रहा है तो यहां माइनस आएगा, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगी। समझ में आई बात? लेकिन अब जब ये फ्रीक्वेंसी इस पे एफ डैश टकराएगी तो वापस भी कितनी आएगी? एफ डैश। लेकिन अब अगर जो आप यहां पे बैठे हो तो आप जो है इधर चल रहे हो, कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से, और ये कितने से चल रहा है? v2 स्पीड से। तो अब की बार सोर्स तो ये हो जाएगा और ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पहले सोर्स ये था और ऑब्जर्वर ये था, बोलो ऐसे था ना? तो अब की बार इस केस में इधर से फ्रीक्वेंसी आएगी एफ डैश
तो यहां पे कितनी पहुंचेगी एफ डबल डैश। तो बेटा एफ डबल डैश कितनी होगी, ये होगी एफ डैश वी ओ अपॉन वी सोर्स। बोलो तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो अब की बार ये है और ये इसकी तरफ चल रहा है, तो यहां पे तो प्लस आएगा, और जो सोर्स है वो भी इसके पास आ रहा है, तो उसकी वजह से माइनस आएगी। लेकिन यहां देखो एफ डैश की वैल्यू तो v अपॉन v2 अपॉन v माइनस v1 हो गई, और इसकी वैल्यू देखो v प्लस ऑब्जर्वर, अब की बार ऑब्जर्वर ये है तो v1 अपॉन v माइनस vs, इसकी स्पीड कितनी हो गई v माइनस v2। ये आएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये रहा। तो यही उसमें लगाना है अब की बार उस क्वेश्चन। लेकिन यार इसमें v1 v2 नहीं दे रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, उसमें गलती ये हो रही थी हमसे, क्वेश्चन को हमने सही नहीं पढ़ा। बोर्ड पे देखो, अरे अंकित इधर देख, सागर, हेलो अंकित, सागर, यस सर, यस सर। हाँ है नहीं है, हाँ देखो ये तो बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये इससे भी टफ सवाल हो गया। इसमें ये V1 और V2 दोनों चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इस सबमरीन की जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट 40 किलोहर्ट्ज है और इसकी स्पीड 0 दे रखी है, फिक्स्ड है वो, यानी से इसमें V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो V1 जब 0 हो जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी वो कितनी सुनाई देगी, V प्लस V2 इंटू V अपॉन V माइनस V, ये 0 हो गया V, और ये आएगी V अपॉन V माइनस V2, तो ये इससे कट जाएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ डॉट V प्लस V2 अपॉन V माइनस V2। V2 का मतलब ये जो क्वेश्चन में इसने इस सबमरीन का, ये फिक्स्ड है सोनार सिस्टम, ये चल रही है V2 से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 40 किलोहर्ट्ज, स्पीड कितनी थी 1400, कितनी देर के वाटर में स्पीड 1450 प्लस 100 अपॉन 1450 माइनस 100, ये आंसर आएगा इसका। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 45.93 किलोहर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन। ओके देखो, बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 6, बिगिनर बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 1 करो आप। बिगिनर बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ लो एक बार, मैं इसे समझा देता हूं अभी। क्वेश्चन क्या है, बिगिनर बॉक्स 6, बैट इज फ्लीटिंग अबाउट इन द केव, केव में घूम रहा है और अल्ट्रासोनिक ब्लिप्स पल्स एज्यूम करता है। एज्यूम द साउंड इमिशन फ्रीक्वेंसी इज, जो ये बैट है, ये बैट है, ये फ्रीक्वेंसी जो ऐसे बैट को ऐसे बना देते हैं,
है ना, ये बैट है, फ्रीक्वेंसी निकालना है 40 किलो हर्ट्ज की, सही है भाई। अब यहां पे एक दीवार आ जाती है ये, तो और स्पीड कितनी है, मान लेते हैं v तो स्पीड ऑफ साउंड है, एयर में साउंड की स्पीड इन एयर, तो जो बैट है ये फ्रीक्वेंसी एक तो f नॉट और जो इसकी स्पीड है, हाँ भाई इसे v1 मान लो, बैट की स्पीड v1, तो ये कितनी है, इट इज द 0.03 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। बेटा ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो जब ये यहां पर आएगा, ऐसे आ रहा है, यदि आप यहां पे खड़े हो जाते हो तो क्या आपको एफ डैश सुनाई देगी? हाँ एफ डैश सुनाई देगी। तो कितनी होगी एफ डैश, यहां लिखना थोड़ी जगह छोड़ के, एफ डैश होगी एफ नॉट वी अपॉन वी ओ अपॉन वी एस। ये है ऑब्जर्वर, क्या है ये अंकित? ऑब्जर्वर, ये तो रेस्ट पे है तो ये तो जीरो हो गया, एफ नॉट वी अपॉन वी, यहां पे बताओ इसके पास जा रहा है सोर्स, ये क्या है आपकी बार, सोर्स इसके पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बोर्ड पे देखो, यस सर। ये एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस, और सोर्स की स्पीड कितनी है 0.03 वी। चलो मैं इसे अब ऐसे लिखा रहने देता हूं, है ना, ऐसे लिखा रहने देना। अब ध्यान से देखो, अब ये साउंड इससे जाएगी और इससे टकरा के वापस आएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी, ये जो दीवार है, ये दीवार है, ये अब की बार सोर्स की तरह वर्क करने लगती है, और दीवार की स्पीड कितनी है बेटा, 0। लेकिन ये जो बैट है ये इसकी तरफ आ रहा है, और कितनी स्पीड से आ रहा है 0.03 वी से। अब की बार ये तो किसकी, इसके कान है ये, यहां से यदि फ्रीक्वेंसी एफ डैश निकलती है तो यहां पे जो पहुंचेगी तो एफ डबल डैश पहुंचेगी, तो अब की बार ये ऑब्जर्वर हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा। सोर्स जो दीवार पे है, रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है, तो बेटा अब की बार एफ डबल डैश जो होगा वो एफ डैश वी ओ अपॉन वी एस। रेस्ट पे क्या है, सोर्स, तो सोर्स की वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। ऊपर देखो एफ डैश वी वी ओ अपॉन वी, ऑब्जर्वर इसके पास चल रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी ऐसे करके। बोर्ड पे देखो एफ डैश कितनी थी, v अपॉन वी माइनस 0.03 वी, v प्लस ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 0.03 वी अपॉन v। क्या ये यहां तक समझ में आया आपको? नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो v कट जाएगा सब ये, तो क्या बचेगा, यहां पे तो 1 माइनस 0.03 बचेगा, और यहां पे 1 प्लस 0.03 बचेगा अपॉन 1। कैलकुलेट कर लेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट, ऊपर आएगा 1.03, नीचे आएगा 0.97, कट जाएगा, एफ नॉट 103/97, और ये क्या है 40 किलो हर्ट्ज। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, आंसर इसी से आएगा। बोलो, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से गुणा भाग कर लो, आंसर आएगा। क्या हुआ?
42.47 किलोहर्ट्ज। चेक कर लो आंसर, यही है। तो समझ में आया ना भाई अंकित, कैसे कैसे करना है? जी सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पे रेलवे ट्रैक है ऐसे, और रेल का इंजन आ रहा है और वो साउंड क्रिएट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1200 हर्ट्ज, और यहां पे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर कैसे खड़ा है? रेस्ट पे। तो जब ये इसके पास आएगा, है ना, एक मिनट, 1200 नहीं है, 60 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी है इसकी 400 हर्ट्ज। तो ए पार्ट में when the engine is approaching to the listener, बताओ भाई, बता सकते हो इसे? तो f dash is equal to f naught v upon vo upon v upon vs। सोर्स, ये क्या है? सोर्स, और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्वर रेस्ट पे है? हाँ है। एफ नोड की वैल्यू कितनी है? 400। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है इसमें? 340 अपॉन 340 60। बताओ बेटा अंकित, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है 400, तो फ्रीक्वेंसी तो एफ डैश आएगी है। तो यहां पे बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। सोर्स के पास आने की वजह से बढ़ेगी, तो यहां पे क्या चिन्ह आना चाहिए? सर माइनस। माइनस, यही आंसर है बस। 400 इंटू 340 बटे 280, है ना? तो ये कट जाएगा, 4 7 28, तो 3400 बटे 7 हर्ट्ज। चलो जितनी भी आएगी कैलकुलेट कर लेना। ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में कॉपी करो, और अब की बार ये जा रहा है 60 अवे, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ नॉट, ऐसे। हाँ भाई, कॉपी कर लो और बी पार्ट का आंसर बताना अंकित। हाँ चलो, जितनी भी आएगा। मेरे को तो ये बताना है कि एफ डैश, अब की बार ये एफ नॉट है तो यहाँ पे एफ डैश आएगी बस। तो जो एफ डैश होगी वो एफ नॉट वी अपॉन वीओ अपॉन वी ऑफिसर अपॉन सर्वेंट, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो यहाँ पे ये दूर जा रहा है सोर्स। अब की बार सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और कम होने के लिए सागर यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा? प्लस आएगा बस। एफ नॉट कितना है? ये 400, और जो भी आंसर आएगा 340, 340 प्लस 60, है ना? देख लेना आंसर, ये है इस टाइप से। ठीक है,
तो ये वाले तो सब आसानी क्वेश्चन है बेटा इसमें, सही है। एक बार आप एग्जाम्पल करना, जो मैंने एग्जाम्पल कराया था ना ये सोनार वाला, ये भी कराई दिया मैंने तुम्हें ठीक से। अब देखो किस तरीके से आप करते हो, करते नहीं हो, है ना। ये है एग्जाम्पल नंबर 4040, कर लो आप एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4040, पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है, 14 पे, 214 पे, रेल वाला। ये क्वेश्चन बहुत आता है। साफ कर दो भाई। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 40, पेज नंबर 214 पे करो ये ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है। देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूं कि ये 300 मीटर है और यहां पे सोर्स ऑफ साउंड ऐसे लगा हुआ है, ये रहा, है ना। और ये 400 मीटर पर यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये रहा। और ये 300 मीटर है और यहां पर जो स्पीड है वो सोर्स की वीएस मान लेते हैं, ध्यान से देखना। चलो जो भी है, अब यहां पर ये जो साउंड है ये तो वेव फ्रंट ऐसे जनरेट करती है ना भाई, ऐसे जनरेट करती है। तो यहां पे जो साउंड पहुंचेगी इसके पास, इसकी यदि फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होगी, देखो मैं तो फॉर्मूला बता देता हूं आपको, जो मतलब कॉन्सेप्ट। तो ये थीटा है, तो बोर्ड पे देखो ऐसे पहुंचेगी, तो यहां पे क्या पहुंचेगी, एफ डैश पहुंचेगी। ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वी सोर्स। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है और वी नॉट, वी तो स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है, वो डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करती। तो देखो यहां पे v अपॉन वी एस, बोर्ड पे देखो, अगर जो ये वी एस है तो इधर की ओर जो साउंड की स्पीड लेंगे ये हो जाएगा वी एस कॉस थीटा। ये समझ में आती है बात नहीं? हाँ भाई अंकित, ये वी एस है तो इधर की ओर का कंपोनेंट क्या होगा, वी एस की जगह हम वी एस कॉस थीटा लिख देंगे। अब ये सोर्स ऐसे मान लो ऐसे आ रहा है इसके पास, ऑब्जर्वर है रेस्ट पे और सोर्स पास आ रहा है, तो यहां बताओ प्लस आएगा माइनस, 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 क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, सोर्स इसके पास आ रहा है। और V और VS तो पता होंगे, कॉस थीटा यहां से निकाल लेना। कैसे, ये ऐसे होगा ना, ये थीटा, ये 300, ये 400, ये 500, ये रहा। कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, 300 बटे 500, ये आ गया कॉस थीटा 3/5। कॉस थीटा की यहां वैल्यू रख देना, VS की वैल्यू दे रखी है, और ये V और ये सब यही है। ये बहुत बार आता है सवाल इस तरीके से है। कॉपी कर लो। हो गया सर। चलो ठीक है, देखो तो इसमें तो इतना ही रहने देते हैं। दूसरी बात, इसमें एक बीट्स कॉन्सेप्ट रह गया है। तुम जितने भी बीट्स के सवाल करोगे बिना आंख बंद करके आप कर देना। जब बीट्स फ्रीक्वेंसी पूछे आपसे तो आप F1 माइनस F2 कर देना, या F2 माइनस F1, बस ये बात है। F1 माइनस F2, F2 माइनस F1, ये है ना। तो बाकी पॉइंट, सर उसमें बैक्स भी तो लगाते हैं, वो उसका क्या चक्कर है? अरे उसका चक्कर ये है कि यदि आप इस पे वैक्स लगा दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और यदि आप इसे घिस दोगे रेगमाल से तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इतना ही चक्कर है बस। नहीं आया समझ में?
चलो, नहीं नहीं आया तो कल को मैं इसे समझाऊंगा फिर, है ना। बीट्स पहले थोड़ा सा तुम पढ़ लेना, मैं आपको बीट समझाऊंगा, क्योंकि इसमें से भी सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं है, आसान ही होता है अब जबकि ये भी, है ना। तो बीट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद मटेरियल पढ़ाएंगे, है ना। क्या, वो जो चैप्टर है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहले बीट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे अपनी शीट से ही, और फिर मटेरियल पढ़ाएंगे।